सो साइंस में स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे पहला कंपैरिजन इससे ईज़ी हो जाता है ना? तो कंपैरिजन करना ईज़ी हो जाता है। अगर एक साइंटिस्ट इंडिया में एक्सपेरिमेंट करे और दूसरा जापान में करे, तो दोनों सेम यूनिट यूज़ करेंगे। रिज़ल्ट क्या होगा कि कंपेयर करना आसान हो जाएगा, तो चीज़ें कंपेयर भी आसानी से हो जाती हैं। सेकंड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की यहाँ पे अगर बात की जाए तो रॉन्ग यूनिट होगा तो रॉन्ग रॉन्ग आंसर होगा। स्पीड की बात करें तो अगर डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है तो आंसर्स करेक्ट होगा। तो यूनिट मिक्स अप करोगे तो हर एक चीज़ मिक्स अप होने का खतरा रहता है। फेयर ट्रेड की बात करें तो मार्केट में फेयरनेस रहती है इन चीज़ों की वजह से। और उसके साथ-साथ हमारे पास क्या होता है कि 1 केजी सबके लिए सेम रहता है। तो इसीलिए यूनिट्स मैटर करते हैं। रॉन्ग यूनिट्स की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे हमने एयरप्लेन की बात की, उसी तरह से ऐसे यूनिट को यूज़ किया जाता है कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। तो किलोग्राम जो होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट है, वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। उसके साथ-साथ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ब्रिंग फेयरनेस एंड एक्यूरेसी करता है। तो साइंस वर्क्स बेस्ट व्हेन एवरीवन मेजर्स इन द सेम वे। तो साइंस तभी अच्छे से काम करती है जब हर एक इंसान जो है वो अच्छे से उसको क्या करेगा, नाप-तोल करेगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है कि साइंस एक दिन में नहीं बनती है, ठीक है? तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन में पहले हम चीज़ देखते हैं, ठीक है? बस सडनली रुकती है तो आगे झटका बॉडी को आगे झटका लगता है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। मेजरमेंट का क्या होगा? फिर हम इसको मेजर करेंगे, यार बस की स्पीड कितनी थी? कितने टाइम में रुकी? तो नंबर्स साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ज़्यादा। उस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा तो फिर टेस्ट किया जाएगा। सेम चीज़ को बार-बार रिपीट करते हैं। अगर रिज़ल्ट हर बार सेम आएगा, तो साइंस क्या होगी, उसे एक एविडेंस बेस्ड ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएँगी और साइंस इससे स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा। तो सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पे क्या नई चीज़ हो रही है, यहाँ हमें क्या मिलेगा? तो अब टेक्स्ट यहाँ पे जैसे बोल रही है कि हम साइंस में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे लॉज़, थ्योरीज़, प्रिंसिपल्स। तो ये नॉर्मल वर्ड्स नहीं हैं। साइंस में इनका एग्ज़ैक्ट मीनिंग होता है। जैसे लॉ की बात करें तो लॉ क्या होता है? लॉ नेचर का रेगुलर पैटर्न बताता है। मतलब नेचर में जो चीज़ बार-बार सेम वे में होती है उसको लॉ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे न्यूटन लॉज़ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन ने मोशन के जो रूल्स बताए, दैट इज़ लॉज़ ऑफ मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बस को झटका लगता है, जैसे बस जर्क की एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो बस चल रही होती है तो सडनली ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो देता है, जो होता है हमारे पास फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है? एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और कंसेप्ट वाइज़ अगर देखा जाए इस चीज़ को, तो बॉडी मोशन कंटिन्यू करना चाहती है, ठीक है? तो इसकी वजह से बस जब रुक गई, बट बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे पास मूविंग स्टेट में मेंटेन रहता है, तो इसी वजह से हमें जर्क फील होती है। तो इसे इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है? इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है? बहुत डिटेल में करेंगे हम नेक्स्ट आने वाले यूनिट्स में। उसी तरह से अगर हम सिंपली समझें तो लॉज़ क्या बताते हैं? व्हाट हैपेंस रेगुलरली। लॉज़ मतलब जो जो कानून बन गए, ठीक है? जो लॉज़ किसके बारे में बताते हैं बेसिकली? जो चीज़ें रेगुलरली हो रही है। मतलब अगर कोई बस है, वो अगर इसी स्पीड पे दोबारा से ब्रेक लगाएगा ड्राइवर, इसी स्पीड पे जिस स्पीड पे चल रही है, तो हमें फिर से जर्क लगेगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन, ठीक है? ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जब गिरते हैं, बॉडी को जर्क लगती है बस के अंदर, या फिर हीट फ्लो होती है हॉट से कोल्ड की तरफ। ये जो पैटर्न है, ये साइंस इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है और बार-बार ऑब्ज़र्व करके, बार-बार एक्सपेरिमेंट करके, तो इन चीज़ों से हमारे पास लेटर ऑन लॉज़ बनते हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट देन लॉज़, ठीक है? क्या-क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं, देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम उसको मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास लॉज़ बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉज़ बनते हैं। तो अ साइंटिफिक लॉ इज़ नेचर्स रिपीटेड पैटर्न रिटन क्लियरली सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है? तो ताकि हर एक बंदा समझ सके, तो तभी लॉज़ बनते हैं। अब थ्योरी क्या होती है, अब वो देखते हैं। थ्योरी क्या होती है? पिछले पार्ट में लॉज़ पता किए हमने अभी, देखिए कि लॉज़ क्या होते हैं। अब थ्योरी बताती है कि ये क्यों होती हैं चीज़ें। थ्योरी हमें बताती है क्या, ये क्यों होती हैं, ठीक है? ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं चीज़ें। तो लॉज़ बताता है कि क्या होता है और थ्योरीज़ बताती हैं कि क्यों होती हैं।
ठीक है? लॉ जो होता है ये व्हाट का आंसर देता है, लॉ जो होता है ये व्हाट का आंसर देता है और थ्योरी जो होती है ये बताती है व्हाई ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हमारे पास H2O होता है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो थ्योरी हमें रीज़न बताती है, थ्योरी क्या बताती है? रीज़न बताती है, ठीक है? तो थ्योरी गेस वर्क नहीं होती है, ये याद रखना थ्योरी थ्योरी इज़ नॉट इक्वल टू गेस, ठीक है? साइंस में थ्योरी जो होती है वो गेस के बराबर नहीं होती है। डेली लाइफ में लोग बोलते हैं ना ये बस एक थ्योरी है, तो साइंस में ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। साइंस में थ्योरी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस, रिपीटेड टेस्टिंग और डीप एक्सप्लेनेशन। मतलब थ्योरी जो होती है एक पावरफुल चीज़ होती है, गेस नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक ब्रॉड आइडिया होता है जो सिचुएशन समझाने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, जो क्या कहता है एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, ना तो बनती है मतलब, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ना ही खत्म होती है। बस एक फॉर्म से चेंज होके दूसरी फॉर्म में चली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे स्टेयर्स पे चढ़ते वक़्त क्या होता है कि बॉडी की जो केमिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो साइंस चेंजेस विद एविडेंस, ठीक है? साइंस जो है एविडेंस के साथ चेंज होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि साइंस फिक्स्ड नहीं होती है। अगर न्यू एविडेंस आए, थ्योरीज़ इम्प्रूव होती है तो ये साइंस को रिलायबल और बनाता है क्योंकि साइंस अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें होगी तो वो होगी, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी, पहले ये माना जाता था कि जो हमारे पास सूरज है वो अर्थ के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में ऐसी थ्योरीज़ आई, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी कि जिससे हमें पता चला कि जो अर्थ है वो सूरज के इर्द-गिर्द चक्कर लगाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो साइंस है दिस इज़ एविडेंस बेस्ड। अगर कुछ नई चीज़ें आती हैं तो साइंस उसको इम्प्रूव करती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, रिलायबल बनाती है। तो इसी तरह से हमें भी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है? रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अ प्रिडिक्शन की बात करें यहाँ पे तो अ, कुछ चीज़ें और समझते हैं। प्रिडिक्शन साइंस की सुपर पावर है प्रिडिक्शन, ठीक है? साइंस का स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है? प्रिडिक्शन। एक्सपेरिमेंट होने से पहले रिजल्ट का आइडिया हो जाना, ये गेस नहीं है। एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपेक्टेशंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो बा हमने फुटबॉल की यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो बॉल किक की, ठीक है? यूज़िंग मोशन के जो लॉज़ हैं वो उस हमने अप्लाई किए उस पे उसके ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस जाएगा, है ना? और उसके साथ-साथ हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम में उतना डिस्टेंस वो चीज़ जो है वो कवर करेगी। तो ये भी चीज़ें हमें किससे पता चल जाती हैं? प्रिडिक्शन हो जाती है अगर एक बार अच्छे से मतलब एक्सपीरियंस हो चीज़ों का, ठीक है? अच्छे से चीज़ें समझी हों। उसी तरह से केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये भी हमें पता चल जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है? तो ये जो अगर मिलेंगे तो CO2 बनाएँगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएँगे, ठीक है? तो जैसे एरो राइट की तरफ मैंने लगाया। तो साइंस प्रिडिक्ट कर सकती है कि कितने अमाउंट में बनेंगे, कैसे बनेंगे। उसी तरह से बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में भी अगर हम बात करें कुछ चीज़ों का तो जैसे आप रनिंग करोगे, आपकी साँस जो होती है वो फूलना शुरू हो जाएगी, मतलब तेज़ जो होगी साँस चलेगी। तो क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी तब, तो तभी हमें बा जो साँस हमें मतलब बार-बार हम साँस लेंगे। तो इस वजह से क्योंकि बॉडी को मोर ऑक्सीजन चाहिए तो ब्रीदिंग फ़ास्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिडिक्ट हो जाती हैं साइंस की वजह से। प्रेडिक्शन रॉन्ग हो तो क्या होगा? अगर प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन मैच नहीं करते तो साइंटिस्ट चेक करते हैं, असम्पशन को चेक करते हैं, मॉडल्स को चेक करते हैं, मेजरमेंट को चेक करते हैं, मतलब साइंस फिर से इन्वेस्टिगेट करती है। इसी तरह साइंस इम्प्रूव होती रहती है। और हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि लॉज़ बताता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? जैसे बस को ब्रेक लगाई और हमें झटक लगी। थ्योरी बताती है कि व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों हुआ? जैसे हम मैंने एटॉमिक थ्योरी की बात बताई आपको। प्रिंसिपल बताता है कि ब्रॉड रूल क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन की एग्जांपल दी। उसी तरह से प्रिडिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्या होगा। हमारी जो हमारा हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम प्रिडिक्ट कर पाएँगे कि आगे क्या होने वाला है।
ऑब्जर्वेशन के बाद लाज आते हैं, लाज के बाद थ्योरी आती है, थ्योरी के बाद प्रिडिक्शन आते हैं, प्रिडिक्शन के बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद साइंस और बेहतर होती रहती है। ठीक है जी, यहाँ तक इतना हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शंस, है ना? अब एग्जांपल्स देखते हैं हम, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शंस एंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो ये एग्जांपल बेसिकली हमें बताती है कि प्रिडिक्शन को साइंस में टेस्टेबल यानी चेक करने लायक कैसे बनाते हैं। तो जैसे वर्षा बोलती है आफ्टरनून में, ठीक है? वर्षा ने क्या बोला, जैसे वर्षा और मेघा 2 दोस्त थे, तो अब देखते हैं, तो वर्षा बोलती है कि इस आफ्टरनून बारिश होगी क्योंकि बादल जो है वो डार्क है। ये एक क्या है, एवरीडे गेस है। साइंस कैसे प्रेडिक्ट करेगी? साइंटिफिक प्रेडिक्शन नहीं है ये। मेघा क्या कहेगी? मेघा ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी कि मेजर हो सकती है ये चीज़ें, है ना? या फिर डेटा है आपके पास कि जब बादल डार्क होते हैं तो तभी बारिश होती है? या फिर पास्ट से कुछ कंपेयर कर सकती हो आप? तो साइंटिफिक क्वेश्चंस का आइडिया इससे हमें लगता है। तो पास्ट पैटर्न इसमें चेक करेंगे हम। तो जब पहले बारिश हुई थी तब जो आसमान था वो कैसा था? क्या हर बार जब डार्क क्लाउड्स होते हैं तो तभी ये ऐसी कंडीशन बनती है बारिश वाली? तो इस पैटर्न को समझ आता इसी पैटर्न को हम मतलब साइंटिफिक क्वेश्चंस कहते हैं। उसी तरह से ह्यूमिडिटी चेक करेंगे, हवा में नमी कितनी है? तो जब ह्यूमिडिटी जब हमें चेक की जाएगी, तो जैसे आज ह्यूमिडिटी कितनी है? तो क्या लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तब ह्यूमिडिटी इतनी ही थी? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 80%, ठीक है? तो क्या इतनी ही थी? ह्यूमिडिटी मेजरेबल क्वांटिटी होती है ना? उस तरह से वाटर विंड स्पीड कितनी थी और डायरेक्शन क्या थी? यानी विंड कितनी स्पीड से चल रही थी, कहाँ से आ रही थी? तो ये सारी चीज़ें। तो ये क्लाउड मूवमेंट और रेन फॉर्मेशन को अफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। टेम्परेचर चेंज की बात करें तो क्या टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है? क्या पहले भी बारिश से पहले टेम्परेचर गिरा था? रेन यूजुअली टेम्परेचर चेंजेस के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है? रेन यूजुअली किसके साथ लिंक्ड होती है? टेम्परेचर चेंजेस के साथ लिंक्ड होती है। तो नॉन साइंटिफिक प्रेडिक्शन क्या होती है? क्लाउड्स जो होते हैं वो डार्क है, इससे बारिश होगी, ठीक है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, या ना तो हमने यहाँ पे कुछ मेजरमेंट किया, ना ही कोई डेटा है, ना ही कोई पैटर्न है, तो ये दिस इज नॉन साइंटिफिक प्रिडिक्शन। अगर साइंटिफिक प्रिडिक्शन की बात करें तो साइंटिफिक प्रिडिक्शन क्या होगी? साइंटिफिक प्रिडिक्शन में हमारे पास डेटा होगा, हम उसको देख पा रहे होंगे, पास्ट एविडेंसेस होंगे, रिपीटेबल पैटर्न्स हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो जैसे वर्षा की स्टेटमेंट थी कि जब डार्क क्लाउड होते हैं, बारिश होती है, तो मेगा की अप्रोच क्या थी? साइंटिफिक अप्रोच थी मेगा की। मेगा ने कहा ह्यूमिडिटी चेक करो, विंड देखो कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, कि पास्ट में जब बारिश हुई थी तभी ये सारे डेटा थे हमारे पास, कब तब ये सारी चीज़ें थी, ह्यूमिडिटी इतनी थी, विंड ऐसी थी या फिर टेम्परेचर ऐसा था। तो इस तरह से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो फाइनल आइडिया की बात करें तो साइंस में प्रिडिक्शन तब स्ट्रांग होती है जब वो ऑब्जर्वेशन, डेटा, पास्ट पैटर्न्स और मेजरेबल पर बेस्ड होती है। साइंस गेस नहीं करती है, साइंस डेटा के बेसिस पर प्रिडिक्ट करती है। ठीक है जी? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये पैराग्राफ, जैसे हमारे पास नेक्स्ट ये बात करें रेडी टू गो बियॉन्ड, तो ये पैराग्राफ साइंस के लिमिट्स, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक थिंकिंग का रियल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा है ये वाला पैराग्राफ। तो चलो समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग? तो कभी कभी जो हमें जो मौसम के बारे में जानकारी होती है वो गलत क्यों हो जाती है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वेदर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसको अफ़ेक्ट इसको बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। इसमें टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, विंड आती है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो इसको अफ़ेक्ट करती हैं। तो वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए साइंटिस्ट मेजरमेंट्स लेते हैं, कंप्यूटर मॉडल्स यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम्स ये है कि स्मॉल चेंज की वजह से बिग डिफरेंस लेटर ऑन हमें दिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट टाइप आइडिया जैसे होता है, तो छोटी सी चेंज अगर होगी ना, जैसे हवा की स्पीड में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो टाइम के साथ बड़ा चेंज बन सकता है, दैट इज नोन एज बटरफ्लाई इफेक्ट। तो वो क्या होता है, हमारे पास एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। तो क्या होता है कि टाइम के साथ बड़ा चेंज भी होता है, और जैसे शॉर्ट टर्म फोरकास्ट जो होगा आजकल कैसा मौसम रहेगा तो ये थोड़ा एक्यूरेट रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म में करेंगे कि एक हफ्ते बाद क्या होगा तो वो थोड़ा सा लेस रिलायबल चीज़ें होती हैं। तो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक आइडिया हमें ये पता चलता है कि साइंस परफेक्ट प्रिडिक्शन सिस्टम नहीं है। इवन बेस्ट थ्योरीज भी कभी कभी उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं।
फेलियर का मतलब क्या होता है साइंस में? अगर कोई चीज़ फेल होगी तो उसका मतलब क्या है? साइंस में अगर प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब वीक नहीं होता है, ठीक है? नो, वीक नहीं होता। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि साइंस टेस्ट हो रही है। साइंस क्या करती है कि जब प्रेडिक्शन मैच नहीं करे ऑब्जर्वेशन से तो थ्योरी चेक करते हैं, मॉडल्स को इम्प्रूव किया जाता है, मेजरमेंट रिफाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इम्पोर्टेंट माइंडसेट की यहाँ पे अगर बात करें तो साइंस बिलीफ बेस्ड नहीं है कि हमें इसका यकीन है तो ये होगा। साइंस एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। साइंस क्या है? एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। की आइडिया यही है कि साइंस इज ऑलवेज ओपन। टेक्स्ट बुक यहाँ पे क्या बोल रही है कि कोई थ्योरी फाइनल नहीं होती, कोई आइडिया अनटचेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज कोई आइडिया है तो हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को क्वेश्चन हो सकता है, हर एक चीज़ को क्वेश्चन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेदर फोरकास्ट अगर गलत हो गया तो साइंस का रिएक्शन होगा इग्नोर करो या फिर बिलीव करो ब्लाइंडली, नहीं, ऐसा रिएक्शन साइंस का नहीं होगा। साइंस का रिएक्शन होगा कि क्या गलत गया, ठीक है? व्हाट वाज मिसिंग इन द मॉडल, मॉडल में क्या मिसिंग है चीज़ें, हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है? तो हमारी अप्रोच भी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम फेल हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं। हमें देखना चाहिए कि कमज़ोरी कहाँ पे रही, फेल क्यों हुए, ठीक है? कौन-सी पार्ट, कौन-सा चीज़ जो थी वो मिसिंग थी जिसकी वज़ह से ये सारी सिचुएशन बनी। व्हाई दिस इज़ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, स्ट्रेंथ क्यों है ये वीकनेस क्यों नहीं है? तो साइंस इम्प्रूव होती रहती है, बेटर मॉडल्स बनते रहते हैं, मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो वायरल क्लेम तो चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इज़ ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन इक्लिप्स। कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो कुछ खाना जो होता है वो हार्मफुल होता है, बॉडी के लिए मतलब हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आज आए दिन वायरल होती रहती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है चलो चेक करते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक क्लेम होता है जैसे जब ग्रहण लगता है, ग्रहण के टाइम पे खाना खाना जो होता है वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो साइंस क्या कहती है? साइंस बोलती है कि चलो इस क्लेम को टेस्ट करते हैं। साइंस कहेगी, साइंस क्वेश्चन पूछेगी एक्लिप्स होता है तो क्या होता है? तो बस शैडो का इफ़ेक्ट होता है। सन, अर्थ और मून जो होता है वो अलाइनमेंट की वजह से लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास जैसे ये सन है और अर्थ है और हमारे पास क्या है, सन थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सन है, अर्थ है और मून है, अर्थ है और मून है, ठीक है? तो ये क्या होंगे जब मतलब जब एक बंदा जो है इसको यहाँ से देखेगा ना तो उनको इसका साया इस पे लगेगा, इसका साया इस पे लगेगा, ठीक है? तो ये जो होता है ना एक्लिप्स कुछ नहीं होता बल्कि एक मतलब जब सूरज के इर्द-गिर्द जो है वो अर्थ चक्कर लगाती है और अर्थ के इर्द-गिर्द मून चक्कर लगाता है। जब चक्कर लगाता है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है? तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, हमारे पास ग्रहण लगता है, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो इस तरह से होता है। तो टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं, ये साइंटिफिक नहीं है। एयर हवा में कोई चेंजिंग आती है? नहीं होता है। फूड का स्ट्रक्चर चेंज होता है? नहीं होता है। तो क्या ये फिज़िकल चेंज होता है? तो साइंस कहेगी कि इनका जवाब नहीं है। फिर क्या होता है कि फूड के शैडो में कुछ मतलब कुछ डेंजरस होता है क्या? उसके बाद फूड का मतलब शैडो में रहना कुछ खतरनाक होता है क्या? फूड फ्रिज में शैडो या फिर लो लाइट में तो रहता है, किचन में शेड में रखा जाता है खाना, तो एक्लिप्स का शैडो से कुछ लेना-देना नहीं है, साइंस ये कहेगी लेटर ऑन। देन तो एक्लिप्स का शैडो कुछ लेना है तो कंक्लूजन क्या होगा? तो नो साइंटिफिक मैकेनिज़्म इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है कि कोई केमिकल चेंज होता है फूड के अंदर या फिर बायोलॉजिकल कोई इफ़ेक्ट होता है या फिर कोई फिज़िकल रीज़न होता है जिसकी वज़ह से ये चीज़ सही हो। तो ये फैक्ट चेक किया तो ये फैक्ट चेक गलत निकला, ठीक है? ग्रहण जब लगता है तब आप खाना खाओ, ना खाओ आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? ग्रहण का खाने के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट स्किल है साइंस वर्सेस फेक क्लेम की, तो साइंस सिखाता है कि हर वायरल क्लेम को क्वेश्चन करो, ब्लाइंडली उस चीज़ पर बिलीव मत करो, ठीक है? ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। साइंटिफिक थिंकिंग का नेक्स्ट स्टेप है एस्टिमेशन, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? एस्टिमेशन। टेक्स्ट एक और पावरफुल आइडिया देती है कि एग्जैक्ट आंसर हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो रफ एस्टिमेट इनफ हो, ठीक है? तो प्रोसेस में क्या होगा कि सिचुएशन को समझो, फैमिली ऑफ 4 को
1 मंथ के लिए राइस चाहिए, उसके बाद असम्पशन टू मान लो कि सारी कैलोरीज़ राइस से मिल रही हैं, डेली नीड्स कितनी है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें रेडी टू गो बियॉन्ड की अगर बात करें तो हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 अगर 4 बंदों की एक फैमिली है 1 मंथ के लिए उसे चावल कितने चाहिए? तो ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है? असम्पशन हम मान लेंगे कि सारी कैलोरीज़ जो होंगी वो हमें चावल से ही मिलेंगी और एक अडल्ट को लगभग 2000 से 2500 कैलोरीज़ चाहिए होती हैं 1 दिन के लिए। फैमिली ऑफ 4 को लगभग हम इनको इंटू 4 करेंगे, तो करेंगे 8000 से 10,000 कैलोरीज़ क्या होंगी चाहिए होंगी किलो कैलोरीज़ चाहिए होंगी 1 दिन में। उसी तरह से राइस कैलोरीज़ की बात करें तो 100 ग्राम राइस में हमारे पास एप्रोक्सिमेटली कितना 350 कैलोरीज़ होती हैं, 350 कैलोरीज़ होती हैं। अब इन सारी चीज़ों का एक हमें रफ़ आइडिया हो गया। तो हमने सारी चीज़ें चीज़ें की, तो इस वजह से हमें ये पता चलेगा कि 100 ग्राम राइस फॉर अ मंथ इज़ बहुत कम होगा, 1000 ग्राम जो होगा राइस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ समवेयर इन द मिडल। तो मिडल में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, एक सही वैल्यू होगी जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि 1 महीने के लिए 4 बंदों की जो फैमिली है उसको कितने चावल चाहिए। तो इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो रियल साइंस थिंकिंग में हम साइंस में 3 स्टेप्स इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, आइडेंटिफाई करो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ को, एस्टिमेट करो, चेक करो लॉजिक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। उस तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हाँ, गोल क्या है हमारा एस्टिमेट करना है कि एक इंसान 1 दिन में कितनी हवा जो है वो लेता है, ठीक है? कितने लीटर ऑक्सीजन लेता है। तो एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं चाहिए, एक रीज़नेबल आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने देखा कि एट रेस्ट एक इंसान लेता है 12 से 15 साँसें, ठीक है? और 12 टू 15 तो इसका हम एप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो लगभग हम डाल देते हैं 14 ब्रेथ्स, 14 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है? 14 बार साँसें जो है एक इंसान लेता है। अब मुझे निकालना है किसका कि अगर 1 मिनट में ये इतनी साँसें लेता है तो 60 मतलब 1 मिनट में तो मिनट्स पर डे तो पर डे में वो कितनी लेगा? तो हम 60 को कर देंगे हमारे पास ये कितनी लेगा हम 41440 ठीक है? मिनट्स पर डे जो होगा ये साँसें इतनी लेगा, ठीक है? 60 इंटू 24 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम टोटल ब्रेथ पर डे की बात करें तो 14 को हम ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखाई गई है। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 14 पर डे लेता है, ठीक है? 1 मिनट में, तो अगर 14 ब्रेथ्स पर मिनट लेता है, 14 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 16 सेकंड होते हैं तो 24 डेज़ होते हैं। 24 डेज़ के साथ-साथ हमारे पास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक हमारे पास 24 आवर्स मतलब ये हो गए, ठीक है? 1 मिन इतना होता है, तो ये सारी की चीज़ें हम करेंगे तो लगभग हमारे पास 20,000 ब्रेथ्स पर डे आ जाएँगी, ठीक है? तो 20,000 ब्रेथ्स जो होंगे वो पर डे लेगा। तो इस तरह से हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं हर एक चीज़ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 ब्रेथ वॉल्यूम की बात करें तो 4 से 5 ब्रेथ्स इक्वल टू 2 लीटर्स बैलून, ठीक है? 2 लीटर्स हमारे पास अगर 2 लीटर्स बैलून की बात करें तो बैलून एनालॉजी की बात करें तो टेक्स्ट एक क्लियर आइडिया यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो टोटल एयर पर डे कितनी होगी 2000 इक्वल टू 1000 पर डे, तो 1000 पर डे होगी। तो नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो फाइनल एस्टीमेट हमारे पास कितना होगा 10,000 लीटर ऑफ एयर जो है पर डे एक इंसान क्या लेगा, ठीक है? तो फाइनल एस्टीमेट हमारे पास 10,000 लीटर्स ऑफ एयर पर डे। तो सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि साइंस में एक और स्मार्ट ट्रिक होती है, ऑलवेज़ हमारे पास वेरीफ़ाई करना होता है, ठीक है? जैसे एक एक बैलून जो होता है हमारे पास वो एप्रोक्सीमेट 2 लीटर का है, ठीक है? 1 मिनट में हमारे पास 3 बैलून्स होंगे, ठीक है? उसके बाद 1 दिन में हमारे पास 1440 मिनट्स होते हैं। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू दिस 1 दिन में कितने 1440 तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 8640 ये हमारे पास आ जाएगा लीटर्स पर डे। तो ये हमारे पास नतीजा यहाँ पे निकला 860। तो फॉर एस्टिमेशन पर्पसेस इज रीजनेबली क्लोज टू अवर अर्लियर एस्टिमेशन 8600 मतलब लगभग 9000 10,000 तो
ये लगभग-लगभग हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सिमेटली ये सारी चीज़ें सेम हमें देखने को मिली हैं। तो वो व्हाई दोनों आंसर्स क्लोज़ हैं, 10,000 लीटर्स फर्स्ट मेथड और सेकंड से 8,640 लीटर सेकंड मेथड में, दोनों सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हैं। सो एस्टिमेशन करेक्ट और रीज़नेबल है। इंटरेस्टिंग इनसाइड यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट लास्ट में एक रियलाइज़ेशन देता है। तो टेक्स्ट लास्ट में हमें ये क्या बताता है कि अगर आप कंटीन्यूअस बैलून को फुलाओगे, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, बट नॉर्मल ब्रीथिंग एफर्टलेस होती है। सो साइंस हेल्प करती है इस चीज़ को कनेक्ट करने में, इमेजिनेशन में बैलून्स की एग्जांपल ली, तो रियल बॉडी फंक्शन ब्रीदिंग के ऊपर करती है जो नॉर्मल होती है। तो एग्जैक्ट आंसर ज़रूरी नहीं है, लॉजिकल अजम्पशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, डिफरेंट मेथड से चेक करना जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ एस्टिमेशन यानी साइंटिफिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूल जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस में एस्टिमेशन का मतलब होता है परफेक्ट नंबर नहीं होता, पर रीजनेबल और लॉजिकली चेक्ड आंसर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर पोज़ एंड पॉन्डर की यहाँ पे अगर बात करें, तो थोड़ा-सा ये देख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या होता है कि अप्रॉक्सिमेट वर्सेस एग्ज़ैक्ट आंसर कब यूज़ करना है। तो साइंस अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड होती है, पर रियल वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, अप्रॉक्सिमेट आंसर कब इनफ होता है, जैसे सिचुएशन की बात करें तो जब हम रफ आइडिया हमें चाहिए हो, एग्जैक्ट नंबर नहीं, रोड ट्रिप में टाइम एस्टिमेट करना हो, या फिर कितना चावल खरीदने होंगे 1 महीने के लिए, या फिर हवा की एस्टिमेशन जैसे पहले किया हमने। तो यहाँ हमें थोड़ा इधर उधर चलना, मतलब इधर उधर अगर हो जाएगी थोड़ी सी चीज़ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीज़न क्यों है, क्योंकि प्लानिंग के लिए इनफ होता है। उसके साथ-साथ एग्ज़ैक्ट वैल्यू ज़रूरी नहीं होती। एग्ज़ैक्ट वैल्यू कब ज़रूरी होती है, ये हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। एग्ज़ैक्ट वैल्यू सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, जब एक्यूरेसी क्रिटिकल हो और छोटी मिस्टेक भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे हमने एयरप्लेन फ्यूल कैलकुलेशन में देखा था, या फिर मेडिसिन की डोज़ देखी, उसमें जो होती है वो एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन जो होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उस तरह से स इंजीनियरिंग जो ब्रिजेज़ वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो लैब वगैरह में होते हैं, तो यहाँ स्मॉल एरर भी बहुत खतरनाक हो सकता है। सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए स्मॉल मिस्टेक्स हम अफोर्ड नहीं कर पाते इन चीज़ों में। ठीक है, इसलिए इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं। जैसे एयरप्लेन में अगर फ्यूल इधर से उधर हो गया तो जो एयरप्लेन है वो क्रैश होने का खतरा रहेगा। मेडिसिन का थोड़ा सा डोज इधर उधर हो गया तो बंदे की जान भी जा सकती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। साइंस जो होती है वो ब्रांचेज़ का आइडिया है। मतलब ग्रेड 10 के बाद हम साइंस को स्प्लिट होगा। अगर हम 10th क्लास में अगर आप जाओगे ना, तो 10th क्लास में फिज़िक्स अलग होगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज़, तो इस तरह से स्प्लिट हो जाएँगी वहाँ पे जाके चीज़ें। तो ग्रेड 10 के बाद साइंस जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है। 10वीं के बाद में 11th-12th में फिज़िक्स अलग होगी, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, है ना? अर्थ साइंस अलग। तो इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि ये डिवीज़न सिर्फ़ स्टडी को ईज़ी बनाने के लिए है। रियल नेचर में ये चीज़ें अलग नहीं होती हैं। हर एक चीज़ जो है वो सिंक्रोसिटी में काम करती है, एक साथ काम करती है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसमें हमें पता है कि जैसे फ़िज़िक्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में अगर हम बात करें तो इसमें यूज़ होता है, फ़िज़िक्स भी यूज़ होता है क्लाइमेट चेंज में, केमिस्ट्री यूज़ होती है, बायोलॉजी यूज़ होती है, अर्थ साइंसेज़ यूज़ होती है। अब आप पूछोगे कैसे यूज़ होती है? तो अगर थोड़ा-सा अगर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास फ़िज़िक्स की बात करें तो एनर्जी और टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ़िज़िक्स की बात आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वज़ह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो केमिस्ट्री की बात आ गई। प्लांट्स और इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो बायोलॉजी की बात आ गई। उसके बाद ओशियन्स गर्म हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में चीज़ें हो रही हैं तो अर्थ साइंसेज़ की बात आ गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक चीज़ के साथ हर एक चीज़ का कनेक्शन है। रियल वर्ल्ड ट्रुथ की यहाँ पे अगर बात करें तो साइंस बाउंड्रीज जैसे आदमियों ने बनाई है ना वैसे कनेक्टेड नहीं है। नेचर एक कनेक्टेड और सिंक्रोसिटी में काम करता है, ठीक है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। साइंस सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है, साइंस में मैथ्स आते हैं, थ्रू इक्वेशंस हम देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ होता है। उसके बाद आर्ट्स विजुअलाइजेशन मॉडल्स का यूज़ होता है। सोशल साइंस की बात करें तो आदमियों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साइंस का गोल है कि दुनिया को समझाना कि हम एक साथ जुड़े हुए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जोड़कर बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना। अप्रॉक्सीमेशन एवरीडे लाइफ के लिए होता है, एग्जैक्ट वैल्यूज क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए होती है, और साइंस अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड लगती है, बट रियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ कनेक्टेड है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, अर्थ साइंसेज, है ना, हर एक चीज़ जो है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट अगर हम पोज एंड पॉन्डर की यहाँ पे देखते हैं
तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे कह रहा है कि एक रियल लाइफ चीज़ को और उसके डिफरेंट साइंसेस का कनेक्शन देखो। उसमें हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोबाइल फ़ोन की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो जैसे फ़िज़िक्स का रोल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना, सर्किट वगैरह क्या है? तो फ़िज़िक्स का रोल है। जैसे सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होगा? रेडियो वेव्स वगैरह क्या है? स्क्रीन से लाइट जो इमिट हो रही है वो क्या है? बैटरी चेंजिंग या फिर एनर्जी का कन्वर्शन कैसे हो रहा है? फ़िज़िक्स बताता है कि फ़ोन का काम जो होता है वो करना कैसे पॉसिबल हुआ है। उसी तरह से केमिस्ट्री का रोल है। अब केमिस्ट्री के रोल की बात करें, जैसे लिथियम आयन बैटरी लगती हैं, जो फ़ोन में बैटरीज़ होती हैं ना, वो लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं, उनमें एक रिएक्शन होती है। उसके बाद स्क्रीन में जो मटेरियल ग्लास यूज़ हुआ है या फिर लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ हुए हैं, वो कैसे हैं? तो ये रोल केमिस्ट्री का है। देन चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो सिलिकॉन यूज़ होता है, या फिर फ़ोन के अंदर हम देखते हैं जो कोरेशन या फिर कोटिंग प्रोटेक्शन होती है, वो कैसी होती है? तो किस केमिस्ट्री बताता है कि फ़ोन किस चीज़ से बना है और रिएक्शन कैसे होगी। फ़िज़िक्स क्या बताता है कि फ़िज़िक्स बताता है कि फ़ोन का काम करना कैसे पॉसिबल हुआ, सर्किट्स की जानकारी ये वो देता है। केमिस्ट्री बताता है कि किस चीज़ से बना है और रिएक्शंस कैसे होती हैं। अब बायोलॉजी कैसे बताती है? बायोलॉजी कहता है कि ह्यूमन आई का रिस्पॉन्स कैसा है ब्लू लाइट की तरफ, है ना? स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है। एडिक्शन या फिर ब्रेन में जो डोपामाइन रिलीज़ होता है शॉर्ट्स देखने से या फिर फ़ोन को देखने से, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हमें देखने को मिलती हैं। हियरिंग पे हमारे जो सुनने की और बोलने की क्षमता है, उस पे क्या असर होता है, ठीक है? और उसके बाद हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो बायोलॉजी बताता है कि फ़ोन का इंसान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। अब देखो कैसे हर एक चीज़ कनेक्टेड है। उसी तरह से अगर हम अर्थ साइंस की बात करें, तो रेयर मेटल्स जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, ठीक है ना? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा अगर इससे ये जो वेस्ट जनरेट होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यानी अर्थ साइंस बताता है कि फ़ोन जो है वो अर्थ से कैसे रिसोर्सेज़ लेता है। लिथियम है तो कहाँ से लेगा लिथियम? सिलिकॉन है तो सिलिकॉन कहाँ से आएगा? तो ये सारी की सारी चीज़ें अर्थ साइंसेज़ हमें बताती हैं। अब बताते हैं मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व होता है? अब फ़ोन से ही आप समझो। स्क्रीन का रेज़ोल्यूशन कैसा है, मतलब पिक्सेल्स क्या हैं? या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है? बैटरी परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होती है? डेटा जो होता है वो कंपैरिज़न कैसे करता है व्हाट्सऐप के साथ या फिर वीडियोज़ के साथ? तो डाटा को कंप्रेस कैसे किया जाता है? तो ये मैथ्स जो होता है फ़ोन को प्रिसाइज़ और एफिशिएंट बनाता है। देखो मैथ का यूज़ इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। तो हाउ ब्रांचेज़ कनेक्टेड, आपको एक इम्पोर्टेंट आइडिया लग गया थ्रू एग्ज़ाम्पल हमने देखा मोबाइल फ़ोन से, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट यूज़ चलाने के लिए, ठीक है, पर यूज़ करने के लिए, उसे चलाने के लिए सब साइंसेज़ मिली हैं। फ़िज़िक्स की बात करें तो वर्किंग का मैकेनिज़्म कैसा है ये बताता है। केमिस्ट्री की बात करें तो मटेरियल कौन-सा यूज़ हुआ है उसके बारे में बताता है। बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन इंटरैक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। मैथ्स बताता है कि कैलकुलेशन और सिस्टम्स कैसे हैं। अर्थ साइंसेज़ हमें बताती है कि रिसोर्स क्या है, एनवायरनमेंट कैसा-कैसा है, रिसोर्सेज़ कहाँ से लेंगे। तो फाइनली हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन में भी मल्टीपल साइंस सिस्टम लगा हुआ है। साइंस अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड लगती है, बट रियल लाइफ में सब एक साथ काम करते हैं। जैसे जैसे अब मोबाइल फ़ोन कनेक्ट्स फिज़िक्स कैसे सिग्नल्स और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, केमिस्ट्री कैसे मटेरियल और बैटरीज़ के थ्रू केमिस्ट्री पता चलती है। बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अर्थ साइंसेज़ की बात करें तो रिसोर्सेज़ कहाँ से आए, लिथियम कहाँ से आया बैटरी बनाने के लिए, या फिर जो ग्लास है उसका यूज़ कहाँ से हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं मल्टीपल साइंसेज़ में टुगेदर, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट जो ये दिया गया है लास्ट पैरा में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो ये जो लास्ट पैसेज है, साइंस का एक रियल मीनिंग और माइंडसेट समझाता है। तो इसको हम थोड़ा-सा देखें तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। टेक्स्ट का मेन आइडिया यही है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स, इक्वेशंस, एक्सपेरिमेंट तक लिमिटेड नहीं है। साइंस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। साइंस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो अगर हम बात करें तो साइंस का रियल नेचर क्या है? तो साइंस बताती है किसके बारे में? क्यूरियोसिटी के बारे में बताती है, ठीक है? क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा कि ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ठीक है? क्रिएटिविटी होती है नई सोच के बारे में साइंस बताती है। कोलैबोरेशन यानी कि हमें मिलकर काम करना है। साइंटिस्ट अकेले काम नहीं करते, ठीक है? साइंटिस्ट मिलके काम करते हैं। क्वेश्चनिंग, सवाल पूछना, ठीक है? क्वेश्चनिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। सवाल पूछना, हर चीज़ को टेस्ट करना। तो साइंस कैसे ग्रो करती है? साइंस एक दिन में नहीं बनी,
ठीक है? ये ग्रो करती है जब लोग सवाल पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिज़ल्ट शेयर करते हैं, उसके साथ गलतियों से सीखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं साइंस को ग्रो करने में। तो साइंस एक कलेक्टिव एफर्ट है, साइंस किसी एक इंसान का काम नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज़, कल्चर्स, जनरेशंस सबका कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन का देख लें, आइंस्टाइन का देख लें या फिर इंडियन साइंटिस्ट जैसे मेघनंद साहा जी को देख लें। सबने मिलकर नॉलेज को बिल्ड किया है। ठीक है? सबने मिलकर नॉलेज को बिल्ड किया। इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर स्टूडेंट्स यही है कि इवन अगर आप साइंस चूज़ ना करो, साइंटिफिक थिंकिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे अ, जब कहाँ यूज़ होता है इसका अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी समझने में, जैसे मोबाइल और एआई को समझने में, फेक न्यूज़ चेक करने में। आजकल न्यूज़ में भी अगर देखो तो फेक न्यूज़ कितनी है, व्हाट्सएप पे कितनी फेक न्यूज़ फैलाई होती है। तो इस तरह से अगर आप में साइंटिफिक थिंकिंग है तो आप उस चीज़ को क्वेश्चन करोगे, आप चेक करोगे, ठीक है? हार्डली 1-2 सेकंड जाते हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए ऑनलाइन, आप गूगल में डाल के चेक कर सकते हो वेदर ये न्यूज़ सही है या नहीं है। उसके बाद डेली डिसीजंस लेने में हेल्प होती है साइंस की, प्रॉब्लम्स लॉजिकली सॉल्व करने में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। साइंस का रियल पर्पस क्या है कि साइंस साइंस आपको सिर्फ़ एक मतलब एक नई चीज़ नहीं सिखाती बल्कि क्या है दुनिया में, ठीक है? ये भी सिखाती है। हमें कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी बताती है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास का मीनिंग यही था कि मैग्नीफाइंग हमें ये बताता है, जैसे हमने देखा था मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हमें बताता है कि चीज़ें जो हैं वो एविडेंस बेस्ड हैं, ठीक है? एविडेंस एविडेंस देखो, उसके साथ-साथ डिटेल ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? मैग्नीफाइंग मतलब छोटी चीज़ को बड़ा बना देता है, मैग्नीफाई कर देता है, दैट इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास। उसी तरह कंपास की बात करो तो डायरेक्शन आपकी क्यूरियोसिटी और लॉजिक होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी और लॉजिक होना चाहिए, सही क्वेश्चन चूज़ करना चाहिए, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर नॉलेज, सेवरल ब्रांचेज़ ऑफ साइंस, ठीक है? जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में हमने देखा कि मास्क्स वगैरह यूज़ हुए, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट है। फिज़िक्स की बात करें तो पार्टिकल मोशन कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, केमिस्ट्री की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर फाइबर्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब किससे बना हुआ है ये मास्क वगैरह। उस तरह से बायोलॉजी की बात करें तो साइज़ और बिहेवियर वायरस का कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चली और मैथमेटिक्स मॉडलिंग में हमने एयर फ्लोर फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी इस मास्क से समझ ली। अब देखो मास्क बनाने में भी सारी साइंसेज़ का यूज़ हुआ है, फिज़िक्स का यूज़ हुआ है, केमिस्ट्री का यूज़ हुआ है, बायोलॉजी का यूज़ हुआ है, उसके साथ-साथ मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है, तो सबका यूज़ हुआ है। तो लास्ट पे यही है कि हमारे पास अगर हम बात करें तो साइंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है हैप्पी एक्सप्लोरिंग, है ना? तो अब आप साइंस को सिर्फ़ पढ़ नहीं रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो और कनेक्ट कर रहे हो रियल लाइफ़ के साथ। यही एक्चुअल साइंटिफिक थिंकिंग है। हर चीज़ को देखते वक़्त बस एक हैबिट याद रखो, ये क्यों हो रहा है? इसको कैसे मेजर या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? और धीरे-धीरे हर एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। तो अम, ह तो इससे हमें क्या एक मतलब एक नया सोचने का तरीका हमें पता चलेगा। तो साइंस सिर्फ़ फैक्ट्स नहीं है बल्कि क्यूरियोसिटी, एविडेंस, कोलैबोरेशन और लॉजिकल थिंकिंग का एक प्रोसेस है, जो हमें दुनिया को समझने का तरीका सिखाती है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज़ सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।